बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग शटर्स। इस कहानी की शुरुआत में हमें बेन को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड जेन के साथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी कर रहा होता है। बेन एक फोटोग्राफर है और जेन भी फोटोग्राफी की स्टूडेंट है। अब जब ये दोनों के दोनों घर वापस जा रहे होते तभी जेन अपनी गाड़ी से एक लड़की को उड़ा देती है जो सड़क पर इनके सामने पड़ी होती है। हालांकि जेन उसकी मदद करने के लिए जाना चाहती है लेकिन बेन मना कर देता है। वो कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर खतरा है, हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। हालांकि जेन उस लड़की की मदद करने के लिए जाना चाहती थी लेकिन बेन के कहने पर वो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन इस घटना के कई दिनों के बाद तक भी ये दोनों डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि इन्होंने एक लड़की को गाड़ी से हिट करके वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। अब बेन एक फंक्शन में फोटो खींचने जाता है और जब वो फोटोज क्लिक करके उनका प्रिंट निकलवाता है तो वो देखता है कि हर एक फोटो में एक अजीब सी रोशनी है, साथ ही उसमें एक चेहरा भी है। पहले उसे लगता है कि ये प्रिंटिंग की गलती की वजह से हुआ है, पर जब वो अपने एक सीनियर फोटोग्राफर को नेगेटिव्स और फोटोज दोनों दिखाता है तो देखते हैं कि वो लाइट और वो चेहरा नेगेटिव्स में भी है। वहीं घर पर बेन की गर्लफ्रेंड जेन जब वॉश बेसिन के पास जाती है तो उसे एहसास होता है कि वहाँ आसपास कोई ना कोई है, कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है और तभी वॉश बेसिन के अंदर से कोई बाहर निकलना शुरू कर देता है। ये देखकर जेन पूरी तरह से डर जाती है, वो अपना आपा खो देती है, पर जल्दी वो अपने आपे में वापस आ जाती है और उस कमरे से बाहर निकल जाती है। दरअसल उस एक्सीडेंट के बाद इनकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अजीब अजीब सी घट रही होती है जिसके बारे में इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। बेन के शोल्डर में भी अचानक से पेन होना शुरू हो गया होता है। वो पेन इतना ज्यादा होता है कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहता है। डॉक्टर उसके सारे टेस्ट करता है लेकिन टेस्ट में सारी रिपोर्ट्स पूरी तरह से नॉर्मल होती हैं। और सबसे हैरानी की बात ये होती है कि बेन का जो वेट होता है उसके वेट से लगभग पूरी तरह से डबल होता है। ये बात ना डॉक्टर को और ना ही बेन को समझ आती है। वहीं बेन की गर्लफ्रेंड जेन को दिखाया जाता है जो एक मैगजीन शॉप में जाती है जहां पर घोस्ट के ऊपर मैगजीन लिखी जाती है जिसमें घोस्ट की फोटो छापी जाती है। और जब ये उस मैगजीन के ओनर के पास जाते हैं तो वो इन्हें बताता है कि मैगजीन में जितनी भी फोटोज छापी जाती हैं वो सब की सब नकली है क्योंकि पढ़ने वाले ऐसी फोटोज को, ऐसी कहानियों को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन वो इन्हें एक और एल्बम दिखाता है जिसमें बहुत सारी फोटोज होती हैं। वो कहता है कि ये सारी की सारी फोटोज असली हैं। ये फोटोज पोलराइड कैमरा से खींची गई है जिसकी फोटो खींचते ही उसका प्रिंट बाहर आ जाता है, इन्हें एडिट नहीं किया जा सकता। और जब ये दोनों के दोनों उन फोटोज को देखते हैं तो देखते हैं कि हर फोटो के पीछे उसी तरह के साए हैं, जिस तरह का साया रोशनी बेन की फोटो के पीछे आता है। अब ये दोनों के दोनों अपने घर आ जाते हैं और तभी वहां पर बेन का एक पुराना दोस्त आता है। वो उससे एक लड़की के बारे में बात कर रहा होता है, साथ ही कुछ फोटोग्राफ्स के बारे में, जो सुनकर बेन परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। इसके बाद बेन का दोस्त चला जाता है। अब जेन बेन की फोटोज को बहुत ध्यान से देखती है जिससे उसे एहसास होता है कि ये बेन के पुराने कॉलेज की तरफ इंडिकेट कर रही हैं और वो उसके कॉलेज चली जाती है जहाँ पर एक पोलराइड कैमरा भी होता है। वो उस पोलराइड कैमरा को उठा लेती है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई ना कोई है। वो चारों तरफ देखती है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। अब उसके पास जो पोलराइड कैमरा है वो उससे अपने सामने फोटो खींच लेती है और जब उसका प्रिंट बाहर आता है तो देखती है कि उस फोटो में एक लड़की है और ये लड़की वही लड़की है जिसका इनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। और अब यहाँ पर चारों तरफ हलचल होना शुरू हो जाती है, तेज तेज हवाएं चलती है। ये देखकर जेन डर जाती है, वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है और तभी एक फोटो फ्रेम नीचे गिरता है और जब वो उसे देखती है तो ये फोटो उसी लड़की का होता है जिस लड़की का अभी अभी उसने फोटो खींचा था, यानी कि उस आत्मा का जो उसके कैमरे में अभी कैप्चर हुई थी। अब वो कॉलेज की एल्बम देखती है जहाँ पर सभी की ग्रुप्स फोटो होती है और उन्हीं फोटोज में उसे एक फोटो मिलती है जहाँ पर इस लड़की का फोटो बेन के साथ है, जो देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है कि बेन उससे कुछ न कुछ छुपा रहा है, इसीलिए बेन के पास जाती है और उस लड़की का फोटो उसे दिखाती है और कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि ये कौन है। जिसके बाद बेन उसे बताता है कि ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, हम दोनों रिलेशनशिप में थे लेकिन मैंने बात किसी को नहीं बताई और जल्दी मैंने तय किया कि मैं उसके साथ ब्रेकअप कर लूंगा। और जब मैंने उसे बात बताई तो उसने मुझे कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वो बहुत ही शाई लड़की थी। मैं उसकी इस धमकी से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, इसीलिए मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई। मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम उसे हैंडल कर लेंगे, आज के बाद वो कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। और उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। और अब बेन अपने कॉलेज के एक दोस्त के पास जाता है, लेकिन जब वो उसके घर पहुंचता है तो देखता है कि पूरा घर तितर बितर है और तभी उसका दोस्त ऊपर से कूदकर अपनी जान
दे देता है, जो देखकर बेन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। ये उसकी पत्नी के पास जाते हैं और उसकी पत्नी पूछती है कि तुम दोस्तों के साथ ऐसा क्या हुआ है कि सब के सब ऊपर से कूद कर अपनी जान दे रहे हैं। बेन को यहाँ पर पता चलता है कि उसके 2 और दोस्तों ने ऊपर से कूदकर जान दी है और ये उसके कॉलेज के वही दोस्त थे जिनसे उसने कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम नेट्रे है, अपनी जान लेने की उसे धमकी दे रही है। और अब उसे समझ में आ जाता है कि जबकि उसके सारे दोस्त मारे जा चुके हैं तो अगला नंबर उसका है। इसीलिए बेन जेन के साथ अब नेट्रे के घर जाता है, जो कि शहर से बहुत ज्यादा दूर होता है। वहां पर ये दोनों के दोनों उसकी मॉम से मिलते हैं, जहां पर नेट्रे की मॉम बताती है कि नेट्रे ने ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी थी। इसके बाद ये नेट्रे के कमरे में जाते हैं, जहां पर ये देखते हैं कि नेट्रे के बेड में आज भी उसकी बॉडी होती है। दरअसल उसकी मॉम ने उसका फ्यूनरल नहीं किया था। ये नेट्रे की मॉम से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसकी मॉम बताती है कि मैं अपनी बेटी के जाने के सदमे को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझसे दूर जाए, इसीलिए मैंने उसका फ्यूनरल कभी नहीं किया। ये दोनों कहते कि हमें उसका फ्यूनरल करना होगा, तभी उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। और किसी तरह से नेट्रे की मॉम को कन्विंस कर लेते हैं कि अगले दिन ये उसका फ्यूनरल करेंगे। रात को दोनों के दोनों एक होटल में स्टे करने के लिए जाते हैं और जब ये सो रहे होते हैं तभी कोई बेन की बेडशीट को खींचता है। बेन की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसके पैरों के पास नेट्रे का घोस्ट है। देखकर वो डर जाता है। वो अपने आप को बचाने के लिए फायर एग्जिट से नीचे भागता है, लेकिन लगातार नीचे जाने के बाद भी वो फ्लोर नंबर 4 पर अटक जाता है। हर बार वो फ्लोर नंबर 4 की स्टेयर्स पर आ रहा होता है और तभी उसके सामने जेन आ जाती है, जो उसे अजीब तरह से देख रही होती है और उससे कहती कि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे छोड़ दिया। और अगले पल जेन नेट्रे में बदल जाती, जो उसे पकड़ लेती है। ये देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है और खिड़की से बाहर निकलकर वहां पर जो सीढ़ियां होती है उससे नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन नेट्रे का घोस्ट उसका पीछा करता है और तभी उसके हाथ छूट जाते, वो नीचे गिर जाता है। और उसकी किस्मत अच्छी होती है कि उसकी जान नहीं जाती। अगली सुबह उसकी हॉस्पिटल में आंखें खुलती है, जिसके बाद बेन और जेन दोनों के दोनों वापस अपने शहर आ जाते हैं। आने के बाद जेन इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है और बेन ने जो फोटोज खींची होती है वो उन्हें डिवेलप कराती है। और जब वो उन फोटोज को ध्यान से देखती है तो उन फोटोज में वो रोशनी, जो दरअसल नेट्रे का घोस्ट है, वो धीरे धीरे बुक सेल्फ की तरफ जा रहा होता है। और अब जेन बुक सेल्फ को खोलती है, जहाँ उसे बुक सेल्फ के पीछे बहुत सारी नेगेटिव्स मिलती है जो छुपा कर रखी गई थी। वो इन नेगेटिव्स को डेवलप कराती है और जब वो फोटोज देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल ये सब की सब फोटोज नेट्रे की होती है, जिसके साथ बेन के दोस्तों ने जबरदस्ती की थी। और ये कॉलेज की वही जगह होती है जहाँ पर उसने फोटो खींची थी और जिस फोटो में उसने पहली बार नेट्रे को पूरी तरह से देखा था, जहाँ पर वो फोटो फ्रेम गिरा था, जिस फोटो फ्रेम से उसे पता चला था कि बेन और नेट्रे एक दूसरे को जानते थे। ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। दरअसल फ्लैशबैक में ये हुआ था कि जब बेन ने नेट्रे से कहा था कि मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रहा हूँ, तो उसने कहा था कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और ये बात बेन ने अपने दोस्तों को बताई थी। बेन के दोस्तों ने उसे विश्वास दिलाया था कि तुम चिंता मत करो, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। और जब नेट्रे लैब में काम कर रही थी तभी वहां पर बेन के दोस्त पहुंच गए और उन सब ने नेट्रे को पकड़ लिया। और जब वो नेट्रे के साथ जबरदस्ती कर रहे थे तो वहां पर बेन पहुंच गया था। नेट्रे ने बेन से मदद मांगी थी, लेकिन उसने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसके पास जो कैमरा था उस कैमरे से उसने नेट्रे की उसी हालत में फोटो खींचना शुरू कर दिया। और ये फोटोज की नेगेटिव वही नेगेटिव्स थी जो कुछ वक्त पहले बुक सेल्फ के अंदर जेन को मिली थी। और एक बार बेन का फ्रेंड भी उसके घर इन्हीं नेगेटिव्स के, इन्हीं फोटोज के बारे में पूछने के लिए आया था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और अब जेन को पूरा सच पता चल चुका है कि क्यों नेट्रे ने अपनी जान दी थी और क्यों उसने बेन के सभी दोस्तों को मारा और क्यों अब वो बेन को मारना चाहती है। इसके बाद वो बेन के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे पूरा सच पता चल चुका है। बेन भी यहाँ पर अपनी गलती को, अपने पाप को एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी जिसका पछतावा मुझे आज तक है, मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाया। लेकिन जेन उसकी एक बात नहीं सुनती, क्योंकि उसका गुनाह इतना बड़ा है जिसे माफ नहीं किया जा सकता, और उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। जेन के जाने के बाद बेन को लगता है कि अब नेट्रे उसे नहीं छोड़ेगी, वो उसी के आसपास है। अब उसके पास वो कैमरा होता है जिस कैमरे से घोस्ट की फोटो खींची जा सकती है। वो कमरे के चारों तरफ फोटोज खींचना शुरू कर देता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता।
उसे गुस्सा आता है और वो उस कैमरे को फेंक देता है और तभी उसी की एक फोटो क्लिक हो जाती है। और जब फोटो बाहर निकलती है तो वो देखता है कि नेट्रे की आत्मा उसके कंधों के ऊपर बैठी हुई है और एक यही कारण था कि बहुत वक्त से उसके कंधों में दर्द था। और जब वो हॉस्पिटल गया था और डॉक्टर ने उसका वेट चेक किया था तो उसका वेट उसके वेट से डबल आया था, क्योंकि उस वक्त भी नेट्रे उसके कंधे पर बैठी हुई थी। जिसके बाद नेट्रे उसकी आंखें बंद कर देती है और बेन को कुछ नहीं दिखता। वो इधर उधर जाने लगता है और तभी वो बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिस तरह से उसके सभी दोस्त गिरे थे। लेकिन इस बार भी उसकी जान बच जाती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन एक हॉस्पिटल में है। हाँ, जेन उसे देखने के लिए आती है। बेन के कंधे पूरी तरह से झुके हुए होते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि नेट्रे अब भी उसके कंधों पर बैठी हुई है। बेन की दिमागी हालत भी अब पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि नेट्रे की आत्मा अब भी उसके कंधों के ऊपर बैठी हुई है और आज नहीं तो कल वो उसे मार देगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2004 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।